नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में, जिसमें हमने पिछली कक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ उसकी पावर्स की चर्चा की थी और हमने उस क्लास में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ किस तरीके से कितनी व्यापक है और कौन कौन सी उसकी शक्तियाँ हैं। हमने उसमें देखा कि कार्यपालिका शक्तियों में किस तरीके से आर्टिकल 53 उसे राष्ट्रपति को समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ सौंपता है केंद्र सरकार की, और विधायी शक्तियों में हमने उसकी शक्तियों की व्यापकता को देखते हुए देखा कि किस तरीके से संसद का एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है और वो उसकी पावर्स किस तरीके से कानून निर्माण में और संसद के संबंध में किस तरीके से कैसे व्यापक है। देखिए, इसी दिशा में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसकी और शक्तियों की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रकार की उसकी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति और भी है, और वो है उसकी न्यायिक शक्तियाँ। तो देखें, राष्ट्रपति में हम आगे समझ रहे हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। दो प्रकार की शक्तियां हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तीसरे प्रकार की शक्ति हम पढ़ने वाले हैं, न्यायिक शक्तियां। तो देखें, न्यायिक शक्तियों की अगर जब हम चर्चा करते हैं तो हम मोटे तौर पर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के दो मुख्य बिंदु वो आप समझिए। सबसे पहले देखें, उसकी पहली शक्ति है वो है, आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 143 है एक भारत के संविधान में, जो कहता है कि राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की उसकी जो शक्ति है, परामर्श लेने की वो शक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण उसकी न्यायिक शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। और ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 143(1)(4)(3). तो देखें, इस आर्टिकल में आप समझिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति के पावर क्या क्या दिए गए। तो आर्टिकल 143 कहता है कि किसी भी मामले पर यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, किसी भी, क्योंकि देखिए संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की है। यदि किसी मामले में यदि कोई अस्पष्टता लगे राष्ट्रपति को, तो वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मामले में। वो संवैधानिक मामला भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि संविधान में वो चीज़ें नहीं है लेकिन उस बारे में किसी कानून की पेचीदगी के बारे में हो सकता है, या किसी भी अन्य मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 कहता है कि यदि राष्ट्रपति ने इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगी किसी मामले में, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे सलाह देगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए किसी परामर्श पे वो उसे सलाह दे, परामर्श दे। मान लीजिए राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सलाह दी, तो यहाँ ध्यान रखें, राष्ट्रपति भी ऐसे किसी मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी है, उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। देखिए, सलाह लेने की ये शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है। हमने ये जो संविधान का एक महत्वपूर्ण गुण शामिल किया संविधान में, वो हम प्रभावित हुए कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हम प्रभावित हुए और वहाँ से प्रभावित होकर हमने ये चीज़ शामिल की कि राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया कि वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। एक बात तो ये कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सलाह मानने के लिए, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक बात और आर्टिकल 143 कहता है, और उसमें एक अपवाद दिया गया इसका, और वो कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले के मामलों में, मतलब कि 1950 से पहले के मामलों में यदि राष्ट्रपति उससे कोई सलाह मांगे सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे मामलों में सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में सलाह देनी ही पड़ेगी। और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी, तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने, ये तो सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये ध्यान रखें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों ही
क्रमशः सलाह देने के लिए और मानने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन 1950 से पहले के मामलों में सुप्रीम कोर्ट तो सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो लिखें आप इसको, पेन को उठाइए और लिखें, उसमें लिखें तीसरी शक्ति, लिखें न्यायिक शक्तियाँ, और उसमें पहला बिंदु लगाएं सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, अनुच्छेद 143, और लिखें उसमें सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, अनुच्छेद 143 लिखें उसमें। किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। लिखें अगली पंक्ति में, सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगे जाने पर सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है, सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है। और ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है। लिखिए अगली पंक्ति में, 1950 से पूर्व के मामलों में, मतलब जो इस दिन संविधान लागू हुआ उससे पहले के मामलों में, 1950 से पूर्व के मामलों में कोई सलाह मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे मामलों में भी, सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, ऐसे मामलों में भी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। स्पष्ट है? अच्छा, अब तक एक बात और ध्यान रखें, अब तक राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने कुल 15 मामलों में सलाह दी है, कुल 15 मामले हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। उन मामलों में अगर हम बात करें पहले मामले की, जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह दी, उनमें पहला मामला था दिल्ली विधि अधिनियम, दिल्ली विधि अधिनियम, दिल्ली लॉज एक्ट जिसको हम कहते हैं, 1951 का मामला था, जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह दी। और जो आखिरी मामला है, 15वां मामला है, वो मामला था 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, ये 2012 का मामला है, जब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी। दूसरा मामला आप देखें, दिल्ली एजुकेशन एक्ट आया था 1958 में, राष्ट्रपति ने सलाह ली थी। कई मामले आए, तीसरी बार बेरूबारी मामला आया 1960 का, इससे कई मामले आगे आते गए जिसमें सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी। अंतिम मामला था वो 15वां मामला 2G स्पेक्ट्रम था 2012 में। तो ये भी आप लिख लीजिए, लिखें, इसी में आगे लिखें। अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने कुल 15 मामलों में, अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने कुल 15 मामलों में राष्ट्रपति को सलाह दी है, राष्ट्रपति को सलाह दी है। एक नंबर लगा के लिख लें, दिल्ली विधि अधिनियम 1951, दिल्ली लॉज एक्ट 1951। और फिर 15 नंबर पे लगा के लिख लें 2G स्पेक्ट्रम 2012, 2G स्पेक्ट्रम 2012 आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए दूसरी इसकी शक्ति पढ़ते हैं हम,
न्यायिक शक्तियों में एक और शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वो है क्षमादान। और ये पावर कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल तो आप जानते ही हैं, आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72। देखिए, राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की यह शक्ति आर्टिकल 72 में है और राज्यपाल की पावर आर्टिकल 161 में है। क्षमादान की शक्तियों में आप समझिए कि यदि किसी मामले पर किसी व्यक्ति को कोई भी सजा दी गई तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि एक याचिका पेश करने का पेश की जाती है राष्ट्रपति के समक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस याचिका पर पुनर्विचार करते हुए उस व्यक्ति को क्षमादान वो कर सकता है, तो उसकी सज़ा उसके तहत माफ़ हो सकती है। लेकिन असल में क्षमादान की ये शक्ति है, ये इतनी सीमित दायरे में नहीं है, बल्कि बड़ी व्यापक है। इसका दायरा बड़ा व्यापक है। और किस तरीके से है, यहाँ पे हम राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान की शक्ति की तुलना भी करते हैं और इस क्षमादान की शक्ति को थोड़ा सा खुल के विश्लेषण करते हुए भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक मामला आया था, उस मामले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के सामने रख देता हूँ, वहाँ से आप इस मामले को, इसकी क्षमादान की शक्ति को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इससे पहले आप ये समझिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में आपने अब तक जो पढ़ा है, मेरे ख्याल से आपने अब तक ये पढ़ा है कि दो मुख्य अंतर होते हैं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में, मतलब आर्टिकल 72 में और आर्टिकल 161 में। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोग शायद यही समझते होंगे कि पहला अंतर तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक अंतर तो ये होता है कि सैन्य न्यायालय से संबंधी मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है और राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है। एक तो आपने अंतर ये पढ़ा होगा मोटे मोटे तौर पर, और दूसरा अंतर आपने ये पढ़ा है कि मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है और राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है। शायद आपने दो ही मामले पढ़े हैं अब तक। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, वहाँ से आप शायद इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकें। देखिए, आज के 4-5 साल पहले एक मामला आया था, याकूब मेमन का मामला। याकूब मेमन को फांसी दी गई थी, आपको पता होगा। और याकूब मेमन 1993 के जो मुंबई में बम धमाके हुए थे सिलसिलेवार, उस मामले की सुनवाई करके और उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। तो याकूब मेमन के वकील ने, याकूब मेमन ने क्या किया कि उस फैसले के विरुद्ध दया याचिका पेश की महाराष्ट्र के राज्यपाल के समक्ष। देखिए, मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी और दया याचिका पेश की जाती है महाराष्ट्र के राज्यपाल के समक्ष। आपने पढ़ा है कि राज्यपाल को मृत्युदंड पे किसी भी प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ही नहीं, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के समक्ष फिर पेश क्यों की गई? यदि राज्यपाल को ये पावर है ही नहीं, तो क्या राज्यपाल के समक्ष पेश की जा सकती है? पेश की ही नहीं जा सकती। इसका मतलब उन्होंने पेश की, चलिए पेश कर दी, और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उस याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया। तो जब राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ही नहीं, तो उसे खारिज कैसे की जा सकती है? उन्होंने खारिज किया इसको। फिर याकूब मेमन ने अपनी दया याचिका पेश की राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति ने भी उसे खारिज किया और फिर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, तो एक मामला ये आता है कि जब मृत्युदंड की पावर राज्यपाल के पास है ही नहीं, तो उसके पास पेश की कैसे जा सकती है? और यदि पेश कर भी दी गई तो राज्यपाल, जिसे इस मामले में अधिकार है ही नहीं, पावर है ही नहीं, वो उसे खारिज या स्वीकार कर ही कैसे सकता है? तो देखें, असल में इस मामले में समझिए कि हमारी जानकारी थोड़ी सी कम है, आप थोड़ा सा कम जानते हैं इस मामले में, तो हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं कि असल में मामला है क्या ये। देखिए, जिसे आप क्षमादान की शक्ति कहते हैं, उसे आपने असल में केवल एक ही प्रकार की मान रखा है, ये मुख्य गड़बड़ है। असल में राष्ट्रपति की एक क्षमादान की शक्ति थोड़ी सी व्यापक है, और ये एक प्रकार की नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार की है। तो कौन कौन से प्रकार है इस मृत्युदंड के, इस क्षमादान की पावर, क्षमादान की शक्ति के, उस पूरे के पूरे मामले को थोड़ा सा समझिए आप। क्षमादान का जो पहला प्रकार है, एक प्रकार है, वो प्रकार है पूर्ण क्षमादान।
जैसा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है, पूर्ण क्षमादान का मतलब पूरी तरीके से माफ। यदि किसी भी मामले पर राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को पूर्ण क्षमादान कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब वो व्यक्ति, उसे कोई भी चाहे सज़ा मिली थी, उस पर कोई भी मामला था जो उस पर साबित हो चुका था, चाहे उसे मृत्युदंड मिला, चाहे उसे कोई कारावास की सज़ा मिली, चाहे जुर्माने की कोई भी सज़ा मिली, यदि राष्ट्रपति ने उसे पूर्ण क्षमादान कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब वो व्यक्ति उस सज़ा से भी और उसके ऊपर जितने भी आरोप सिद्ध हुए थे, उन आरोपों से, जो कि भी आरोप सिद्ध आरोप थे, उन दोनों से ही वो क्या हो गया, पूर्णतया मुक्त हो गया। अब उसे ना तो कोई उसके ऊपर आरोप रहे, मतलब ये कि जैसे उसने अपराध किया ही नहीं था, और ना ही उसे अब कोई सज़ा मिलेगी। सज़ा मुक्त हो गया, आरोप मुक्त हो गया, पूर्णतः एकदम ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया था। इस तरीके से ये पूर्ण क्षमादान है। दूसरे प्रकार की जो क्षमादान की शक्ति है, वो एक प्रकार की और भी है, और वो है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या है? लघु का मतलब आप जानते हैं छोटा करना या कम करना, मतलब ये कि सज़ा को कम कर देना। तो सज़ा को कम भी कैसे किया जाता है उसको भी समझना आप। इस लघुकरण के तहत क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जो भी सज़ा मिली, उस सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन करेगा, और प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सज़ा कम कर दी जाती है। सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किया जाएगा, ध्यान रखना आप। प्रकृति में परिवर्तन करके और सज़ा को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। प्रकृति में परिवर्तन कैसे? देखिए, सज़ा की कई प्रकृति होती है। जैसे मान लीजिए एक प्रकृति है जो सबसे गंभीर प्रकृति मानी जाती है, वो प्रकृति कौन सी होती है? मृत्युदंड। कि एक तो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, तो अब उस व्यक्ति को जीवन से ही उसके जीवन ही समाप्त कर दिया। तो एक प्रकृति तो ये हुई। एक प्रकृति ये है कि उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे क्या किया जाएगा कि बंदी बनाया जाएगा, और बंदी में भी उसे काम करवाया जाएगा। कठोर प्रकार की प्रकृति होगी उस बंदीकरण की भी। तो कारावास तो क्या दिया जाएगा, लेकिन वो कारावास कैसा होगा? कठोर कारावास होगा। तो ये दूसरी प्रकृति एक हो गई। एक प्रकृति और है कि साधारण कारावास रहेगा। कारावास रहेगा, लेकिन उस प्रकृति में साधारण कारावास रहेगा। फिर एक प्रकृति और हुई कि ये कारावास की स्थिति आ गई। कारावास अब कितने भी समय का हो सकता है, 10 साल का, 15 साल का, या फिर 7 साल का, 5 साल का, जितना भी। फिर एक प्रकृति ये हो गई कि जुर्माना वगैरह हो गया, आर्थिक जुर्माना वगैरह। तो ये कई प्रकार की प्रकृतियां हैं अलग अलग। तो सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन करके सज़ा को कम कर दिया जाना। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अब लघुकरण क्या है? किसी व्यक्ति को मान लीजिए मृत्युदंड की सज़ा मिली थी, मृत्युदंड सुनाया गया उसे। अब उस व्यक्ति ने यदि दया याचिका पेश की, राष्ट्रपति ने उसे क्षमादान किया, लघुकरण यदि किया, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड के स्थान पर क्या कर देना? या तो कठोर कारावास दे देना, या फिर साधारण कारावास दे देना। मतलब एक प्रकृति को चेंज करके दूसरी प्रकार की प्रकृति की सज़ा, उससे कम जो यातना देने वाली प्रकृति है सज़ा की, वो दे देना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास मिला हुआ था, तो कठोर कारावास की सज़ा को क्या बदल देना? साधारण कारावास में बदल देना। तो कम तो हुई ना, उसकी जो भी सज़ा थी वो सज़ा कम हो गई। तो इस तरीके से वो लघुकरण कहलाता है। अब देखें आगे, तीसरे प्रकार की उसकी क्षमादान की शक्ति कौन सी है? और तीसरे प्रकार का क्षमादान है, वो है परिहार। परिहार का मतलब है कि सज़ा को कम करना। लघुकरण का मतलब भी है सज़ा को कम करना, परिहार का भी मतलब है सज़ा को कम करना, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। लघुकरण में प्रकृति में परिवर्तन करके सज़ा कम की जाती है, जबकि परिहार में प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा और वो सज़ा को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सज़ा कम करना, प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा लेकिन सज़ा कम कर दी जाती है।
तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा मिली हुई थी, और कठोर कारावास की सजा मिली हुई थी, उसमें यदि मान लीजिए लघुकरण किया, तब तो क्या करेंगे, कठोर कारावास के स्थान पे साधारण कारावास कर देंगे। लेकिन यदि परिहार किया तो सजा तो कठोर कारावास ही रहेगी, प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर सजा कम कर दी जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास मिला हुआ है, और ये कठोर कारावास की सजा उसे मिली हुई है कितनी, मान लीजिए 10 साल की मिली हुई है, 10 वर्ष। तो अब उसकी रहेगी तो कठोर कारावासी अगर परिहार किया, लेकिन ये अवधि 10 साल से घटाकर कितनी कर दी, 5 साल कर दी, 5 वर्ष कर दी, तो सजा कम हुई कि नहीं हुई, यहाँ सजा कम होगी। सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना यह सजा कम कर देना। साधारण कारावास यदि उसे मिला हुआ तो रहेगा तो साधारण कारावासी, लेकिन मान लीजिए 10 साल का मिला हुआ था, उसको 8 साल या 5 साल या 7 साल कर दिया, तो इस तरीके से ये जो कम की जाती है सजा वो परिहार कहलाती है। चौथे प्रकार की एक उसकी क्षमादान की शक्ति है, वो है विराम। और विराम का मतलब है किसी व्यक्ति की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा को स्थगित कर देना, और वो क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। तत्कालीन परिस्थितियों का मतलब यह है कि उस समय की स्थितियों को देखा जाता है कि वो व्यक्ति असल में कारण है वो प्राकृतिक है, और ऐसे कारण है वो उसे उस वक्त सजा दिया जाना एक तरीके से नैतिकता के विरुद्ध है, मानवीयता के विरुद्ध है, तो उसकी सजा को फिर क्या कर दिया जाता है, एक बार स्थगित कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, और गर्भवती महिला को मान लीजिए कोई सजा सुनाई गई है, तो चलिए उसने अपराध किया तो सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन उस वक्त जिस वक्त वो गर्भवती है उस वक्त उसे सजा दिया जाना नैतिक मूल्यों के विरुद्ध भी है, मानवता के विरुद्ध भी है। और फिर ये भी माना जाता है कि चलिए इस महिला ने यदि मान लीजिए कोई जुर्म किया है, तो इस समय इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि इसे दंड दिया जाए। और फिर दूसरी बात यह कि उस जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका इसमें क्या दोष है, इसे यदि सज़ा मिलेगी तो उसके साथ उसको भी सज़ा मिलेगी, तो उसे सज़ा दिया जाना एक तरीके से ठीक नहीं है। तो उसकी सज़ा को एक बार क्या कर देना, स्थगित कर देना, वो क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, सज़ा दी गई उसे, और उसे उस वक्त फिर सज़ा दिया जाना, वो उसको यदि स्थगित कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। फिर एक प्रकार की पांचवी उसकी क्षमादान की शक्ति है, वह है प्रविलंबन। और प्रविलंबन का मतलब है कि सजा यदि किसी व्यक्ति को सुनाई गई है तो सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन उस पर एक बार अस्थायी रूप से रोक लगा देना। अस्थायी रूप से रोक लगा देना क्या कहलाता है, अस्थायी रूप से स्थगित कर देना प्रविलंबन कहलाता है। सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन एक बार अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। तो इसके बहुत सारे अनेक कारण हो सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि इसको किसी प्रकार की कोई भी वो अन्य कोई भी कर ले, जिसके तहत कोई भी उपाय उसके द्वारा किए जाए तब तक कि उसके लिए उस सज़ा पे रोक लगा दी जाए। तो विराम में तत्कालीन परिस्थितियों को खासतौर से ध्यान रखा जाता है, जिनमें खासतौर से प्राकृतिक कारण मान लिए जाते हैं। इसमें अन्य कई प्रकार के कारण आ जाते हैं, और उसको एक बार अस्थायी रूप से उसके निष्पादन पर रोक लगा दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सज़ा माफ़ हो गई। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी जानी है, और मान लीजिए उसे सज़ा 20 तारीख को दी जानी है, तो एक बार उसे सज़ा तो मिलेगी, लेकिन 20 तारीख को नहीं मिलेगी, आगे एक बार एक्सटेंड कर दिया गया, आगे उसकी नई तिथि घोषित कर दी जाएगी, तब तक के लिए उस प्रविलंबन की तहत उसे छूट दे दी गई। तो ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ हैं जो उसके आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति में आते हैं। तो ये तो हम लिखेंगे, लेकिन यहीं पर एक बार आप समझ लीजिए कि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल 161 के तहत है, असल में वो क्या है और उन दोनों में अंतर क्या है। असल में राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों में हमने जो 2 अंतर पढ़े, एक तो सैन्य मामले और दूसरे मृत्युदंड। तो देखिए, सैन्य मामलों से संबंधित जो बात आपने सुनी वो एकदम ठीक है। सैन्य मामलों से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता, क्योंकि सेना संघ सूची का विषय है। संघ सूची के विषयों पर राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है,
और राज्य सूची के मामलों में राज्यपाल क्षमादान करता है, वो तो ठीक है। मृत्युदंड से संबंधी मामले हैं, उनमें राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता, ये आपने सुना। लेकिन यहाँ आर्टिकल 161 के तहत समझना कि राज्यपाल को भी ये पांचों प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। पांचों प्रकार के क्षमादान होते हैं आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास भी। ये आप जानते हैं कि मृत्युदंड से संबंधी मामलों में राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब आप आधा सच जानते हैं। दूसरा आधा सच ये है कि मृत्युदंड से संबंधी मामलों में राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। ध्यान रखें आप, मृत्युदंड से संबंधी मामलों में राज्यपाल क्षमादान कर सकता है, लेकिन वो पूर्ण क्षमादान मृत्युदंड के मामलों में नहीं कर सकता। मृत्युदंड का मामला आएगा, उसमें वो लघुकरण कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्युदंड को वो कारावास में बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है ऐसा। लेकिन पूर्ण क्षमादान करने की शक्ति उसमें मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति तो कम भी कर सकता है, पूरी तरीके से माफ़ भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यपाल पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकता मृत्युदंड वाले मामलों में। लेकिन इसका मतलब आप ये भी मत समझ लेना कि राज्यपाल को पूर्ण क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। राज्यपाल को पूर्ण क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन मृत्युदंड के मामलों में नहीं होती है। अन्य कोई भी मामला है, यदि उसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है, तो उसे यदि पूर्ण क्षमादान करना है तो राज्यपाल कर देगा। लेकिन मृत्युदंड वाले मामले में राज्यपाल पूर्ण क्षमादान नहीं करेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो याकूब मेमन के मामले में क्या हुआ था कि वो प्रविलंबन के लिए उसने दया याचिका लगाई थी, तो उसने खारिज कर दिया राज्यपाल ने, क्योंकि प्रविलंबन पे तो कर ही सकता है राज्यपाल उसके मृत्युदंड के मामलों में। तो इस पूरे मामले को इस तरीके से आप समझिए। लिखें आप क्षमादान अनुच्छेद 72, इसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखें, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत वह किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को मत लिखिए, वह निम्नलिखित 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निम्नलिखित 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए पहला लिखें, पूर्ण क्षमादान। पूर्ण क्षमादान लिखें। लिखें, इसके तहत किसी व्यक्ति को पूर्णतया सजा मुक्त तथा आरोप मुक्त कर दिया जाता है। पूर्णतया सजा मुक्त तथा अपराध मुक्त कर दिया जाता है। आरोप की जगह अपराध लिखें और ठीक रहेगा। अपराध मुक्त कर दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण क्षमादान कर दिए जाने के बाद, पूर्ण क्षमादान कर दिए जाने के बाद वह व्यक्ति पूर्णतया सजा मुक्त हो जाता है। सजा मुक्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा लिखें, लघुकरण। लघुकरण लिखें, इस शक्ति के तहत सजा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा को कम किया जाता है। सजा को की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा को कम किया जाता है। जैसे मृत्युदंड को कारावास में बदलना। मृत्युदंड को कारावास में बदलना। ठीक है। तीसरा लिखें, परिहार। परिहार लिखें इसमें,
सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना, सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना, जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, मतलब रहेगा कठोर कारावासी। 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। फिर लिखें विराम। विराम में लिखें अपराधी की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा को स्थगित करना, सजा को स्थगित करना, जैसे किसी गर्भवती महिला की सजा को स्थगित करना, किसी गर्भवती महिला की सजा को स्थगित करना। तो इसमें मोटे तौर पर प्राकृतिक कारणों को देखा जाता है। चलिए फिर 5वां देखें, प्रविलंबन। प्रविलंबन में लिखें सजा के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, सजा के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना। निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, तो ये हुआ प्रविलंबन। ये आपके राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। अब राज्यपाल के साथ इसका जो तुलना है वो हम जब राज्यपाल पढ़ेंगे वहां इसको लिखेंगे। समझ आपने लिया, लिखेंगे वहां। चलिए आगे देखते हैं हम। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़ लिया है, विधायी शक्ति हमने पढ़ लिया है, न्यायिक शक्ति हमने बात कर ली है। आगे हम उसकी एक शक्ति और देखते हैं, वह देखते हैं वित्तीय शक्तियां। चौथे प्रकार की शक्तियां हैं वो है वित्तीय शक्तियां। चलिए वित्तीय शक्तियों में समझिए कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या वित्तीय शक्तियां हैं। छोटी छोटी शक्तियां हैं, एकदम सामान्य सी है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी धन विधेयक और वित्त विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। पहली बात तो ये, वित्त विधेयक और धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। बगैर उसकी पूर्व अनुमति के उन्हें पेश ही नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति प्रति वर्ष बजट पेश करवाता है, संसद में बजट पेश करवाता है। और बजट पेश करता तो वित्त मंत्री है, लेकिन बजट पेश करवाता कौन है? राष्ट्रपति है। आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसके बारे में शब्द यूज किया गया, वो बजट पेश करवाना राष्ट्रपति का काम है। एक बात और राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें कि कोई राष्ट्रपति क्या करता है कि देश की जो निधि होती है, 3 प्रकार की निधियां होती है, आप जानते हैं। एक होती है संचित निधि, एक होती है लोकलेखा निधि, आर्टिकल 266 में है दोनों, वो संसद के अधीन है। लेकिन देश की आकस्मिक निधि जो होती है, वो देश की आकस्मिक निधि जिसका उल्लेख आर्टिकल 267 में किया गया, वो राष्ट्रपति के अधीन होती है। और एक बात और अगर हम करें कि देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय बंटवारा होता है, राजस्व का जो भी बंटवारा किया जाता है, वो जो प्रावधान किए जाते हैं उसके लिए आर्टिकल 280 के तहत क्या किया जाता है कि एक वित्त आयोग, उसके गठन की बात की गई। तो जो वित्त आयोग है उसका जो गठन किया जाता है प्रति 5 वर्ष से, वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन करता है वो प्रति 5 वर्ष से, जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच में वो वित्तीय वितरण किया जाता है। तो ये उसकी कुछ वित्तीय शक्तियां हैं, छोटी छोटी हैं, लिख लीजिए आप वित्तीय शक्तियां। 1 नंबर पे लिखें धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं।
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, संसद की बजाय लोकसभा लिख लें और ठीक रहेगा, क्योंकि वो केवल लोकसभा में ही आते हैं, लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। फिर लिखें दूसरा, राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष से, 5 वर्ष वाली बात बाद में लिखते हैं, लिखें राष्ट्रपति प्रति वर्ष संसद में बजट पेश करवाता है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष संसद में बजट पेश करवाता है, आर्टिकल 112 में इसका जिक्र। तीसरा लिखें, भारत की आकस्मिक निधि, कोष्टक में लिख लें अनुच्छेद 267, यहाँ कोष्टक बनाए, लिखें अनुच्छेद 267। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है। फिर लिखें चौथा, राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष से एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष से एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, काम क्या है वो तो आगे की बातें हैं। वित्त आयोग का आप जान लीजिए, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण करता है, वो वित्तीय वितरण करता है। क्या क्या प्रावधान है उनकी सिफारिशें वो करता है, जिसकी सिफारिशों को मोटे तौर पे मान लिया जाता है। 5 सदस्य होते हैं इसमें। चलिए, वित्तीय शक्तियाँ हमने बात की इसकी। इसके अलावा कुछ और शक्तियों की अगर हम बात करें, जैसे राजनयिक शक्तियों की बात करें, विदेशों के साथ संबंधों की अगर हम बात करें, तो मोटे तौर पे आप समझिए कि विदेशों के साथ जितनी भी संधियां वगैरह, समझौते वगैरह की जाती हैं, वो राष्ट्रपति के साइन उस पे होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो जाता है विदेशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात करता है। इसके अलावा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, क्योंकि राजदूत जो विदेशों में काम करते हैं, केंद्रीय जो सेवा है भारतीय विदेश सेवा, जिसके तहत राजदूत या जितने भी उच्चायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत के राजदूत और उच्चायुक्त विदेशों में काम करते हैं, वैसे विदेशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी भारत में काम करते हैं। तो वो जो विदेशी राजदूत भारत में काम करते हैं, उनको भारत में काम करने की जो अनुमति, जिसको प्रत्यय पत्र कहा जाता है, वो कौन जारी करता है? वो भी राष्ट्रपति जारी करता है। तो ये उसकी कुछ विदेशों से संबंधित कुछ शक्तियाँ, छोटी छोटी शक्तियाँ, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। आप अगर उनको लिखना चाहें तो एक एक लाइन में लिख सकते हैं। देखें, लिख लीजिए आप, राजनयिक शक्तियां। लिखें 1 नंबर पे, मैं लिखा देता हूं, जल्दी जल्दी लिखें। राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। 1 नंबर पे, राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा लिखें, लिखें विदेशों के साथ की गई संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। विदेशों के साथ की गई संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तीसरा लिखें, विदेशों में विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब सीधे तौर पे लिख ले, राजदूतों की नियुक्ति। तीसरे नंबर पे सीधे से लिखें, राजदूतों की नियुक्ति। राजदूतों की नियुक्ति मतलब विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति। और चौथा लिखें, विदेशी राजदूतों को भारत में प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति जारी करता है। मतलब काम करने की अनुमति देना ये राष्ट्रपति देता है। विदेशी राजदूतों को भारत में प्रत्यय पत्र जारी करना, तो ये उसकी राजनयिक शक्ति है। सैनिक शक्ति और बात करें हम, अगर सैन्य शक्तियां उसकी क्या है, तो ध्यान रखें, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 53 कहता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। इसमें केवल एक बात लिख लीजिए, सैनिक शक्तियों में केवल इतनी बात लिखिए कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, आर्टिकल 53। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की चर्चा की। अगली क्लास में हम बात करें कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, थोड़ी सी विस्तृत हैं वो, उनको हम बात करते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।